हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज यानी कि 24 मई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले न्यूज़ यहाँ पे है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को टेक ऑफ बाय मिड जून। तो मिड जून से इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ हो सकता है, तो ऐसा कहना हरदीप सिंह पुरी जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनका। तो एक अच्छी न्यूज़ है कि मिड जून से यानी कि लगभग मतलब कि 15 जून के आसपास से इंटरनेशनल फ़्लाइट भी चालू होगा। ऐसा पहले से बताया गया कि 25 जून से जो है नेशनल फ़्लाइट चालू हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे देखते हैं। बताया गया बीजेपी हिट्स आउट केजरीवाल और सिक्किम एडवर्टाइजमेंट। तक कल एक एडवर्टाइजमेंट आया था दिल्ली गवर्नमेंट का, जिसमें सिक्किम को एक विदेशी के तौर पर ट्रीट किया गया था। ऐसा लिखा गया था कि नेपाल, भूटान या फिर सिक्किम के नागरिक हों। तो सिक्किम के नागरिक कहाँ से हो सकता है? इंडिया में तो सिंगल सिटीजनशिप चलता है, मतलब यहाँ पे जो भी है भारत के नागरिक है ना। और सिक्किम इंडिया का स्टेट है, तो इसके कारण से वहाँ मतलब कि पॉलिटिकली न्यूज़ है। लेकिन हम लोग यहाँ सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। केजरीवाल को पता हो या ना हो कि सिक्किम किसका पार्ट है, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम का बॉर्डर जो है चाइना के साथ नॉर्थ में लगता है, नेपाल के साथ वेस्ट में लगता है, भूटान के साथ ईस्ट में लगता है और वेस्ट बंगाल के साथ साउथ में लगता है। ठीक है, सिक्किम इंडिया का लेस्ट पॉपुलस स्टेट है, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है और सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया के हिसाब से। कंचनजंगा जो है दुनिया का सबसे थर्ड हाईएस्ट पीक है और इंडिया का हाईएस्ट पीक है। यदि काराकोरम को छोड़ दिया जाए तो काराकोरम से इंडिया का हाईएस्ट पीक है, लेकिन वो पीओके वाले रीजन में है। ठीक है, जो भी पाकिस्तान के कब्जे में है। यदि उसको छोड़ दिया जाए तो कंचनजंगा जो है इंडिया का हाईएस्ट पीक है और दुनिया का तीसरा हाईएस्ट पीक है। काराकोरम दुनिया का दूसरा हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का पहला मतलब कि सबसे बड़ा हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट है काराकोरम और थर्ड हाईएस्ट है कंचनजंगा। तो इंडिया में काराकोरम भी बोल सकते हैं क्योंकि वो पीओके हमारा ही पार्ट है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उसको हटा दिया तो कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट पीक है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिक्किम कार्डमम का, इलायची का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिक्किम। ठीक है, याद रखिए दुनिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इसको पिछले साल प्राइज ही मिला था, आई थिंक 2018 या 18 में ही। ठीक है, तो हम लोग सिक्किम की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि सिक्किम पहले कब इंडिया में कब ज्वाइंट हुआ। तो सिक्किम जो है एक किंगडम ऑफ सिक्किम फाउंड किया गया था 1642 में। 1642 में किंगडम ऑफ सिक्किम फाउंड किया गया था नामग्याल डायनेस्टी के द्वारा। नामग्याल डायनेस्टी NAMGYAL नामग्याल डायनेस्टी के द्वारा फाउंड किया गया था 1642 में किंगडम ऑफ सिक्किम। और इसको रूल किया जाता था बुद्धिस्ट प्रीस्ट किंग चोग्याल के द्वारा। ठीक है, चोग्याल राजा के द्वारा इसको जो है रूल किया जाता था। लेकिन 1800 उसके बाद फिर 1890 में इंडिया का प्रिंसली स्टेट बना। सिक्किम जो है 1890 में इंडिया का एक प्रिंसली स्टेट बना। और 1947 के बाद है ना, जब इंडिया का आज़ाद हुआ तो इंडिया जो है सिक्किम का प्रोटेक्टरेट के रूप में काम किया। मतलब कि सिक्किम को प्रोटेक्शन देता था एक्सटर्नल आर्मी से। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन से सिक्किम को प्रोटेक्ट करता था इंडिया आफ्टर 1947। ठीक है, इंडिया एक प्रोटेक्टर के रूप में था सिक्किम का। 1973 में है ना, 1973 में सिक्किम में एंटी रॉयलिस्ट रॉयट हुआ। मतलब कि वहाँ पे राजा के विरुद्ध वहाँ पे एक रॉयट भड़का या फिर बोल सकते लोग प्रदर्शन लगे 1973 में। इसके मतलब कि इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1975 में वहाँ पे एक रिफरेंडम हुआ। रिफरेंडम कहने का मतलब होता है कि लोगों से पूछा गया कि आप रहना किसके साथ चाहते हैं ना। तो लोगों ने रिफरेंडम में बताया कि हम लोग इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, जबकि कुछ लोग कहें कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जैसे अभी हैं उसी तरीके से जो राजा के सपोर्टर थे। लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन बोले इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसके तहत इंडिया में उन लोग विलय हुआ। तो सबसे पहले इंडिया में 35th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। ये दोनों याद रखिएगा। 35वां अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसके तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था 35th अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद 36th अमेंडमेंट एक्ट आया था। 36th अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, उसके तहत सिक्किम को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो सिक्किम जो है इंडिया का 22वां स्टेट था, 22nd स्टेट था। 1975 के 16 मई को मनाया गया था। हाल ही में ये अपना स्टेटहुड डे मनाया है। 16 मई 1975 को सिक्किम इंडिया का 22वां स्टेट बना था। ठीक है, याद रखिएगा 35वां और 36वां दोनों इसी से रिलेटेड है। 35वां जो एसोसिएट स्टेट बनाया और 36वां इसको फुल स्टेट का दर्जा दिया। ठीक है, तो ये था सिक्किम के बारे में, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि NGT सीक रिपोर्ट ओवर द प्ली ऑफ इलीगल फैक्ट्रीज। तो इलीगल फैक्ट्रीज के पे जो है NGT रिपोर्ट मांगा है। तो हम लोग यहाँ पे NGT के बारे में देख लेते हैं। NGT अधिकांशतः न्यूज़ में रहता है। तो NGT को बनाया गया था NGT एक्ट 2010 के तहत, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आर्टिकल 21 में इसका मेंशन है। आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वहाँ पे प्रोवाइड किया गया राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत एक है राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट। उसी को फुलफिल करने के लिए NGT का गठन किया गया था आर्टिकल 21 के तहत। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जबकि इसका ब्रांच ऑफिस कहाँ है तो इसका ब्रांच ऑफिस है दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, 4 जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है,
तो याद रखिएगा एनजीटी के बारे में। एनजीटी जो है इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो रिटायर जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जितने भी इंडिया में इन्वायरमेंटल लॉ है सब में एनजीटी डील करता है, लेकिन 2 लॉ को छोड़ करके कौन कौन, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट एक्ट 1927, यानी 1972 1927 72 और 27 का जो एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 और फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये दोनों को छोड़ करके जितना भी इन्वायरमेंटल लॉ है सब में एनजीटी डील करता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, प्रोसेस ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता। मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, इसमें 2 रूल होते हैं। पहला, कोई भी व्यक्ति अपने केस में जज नहीं हो सकता है, और किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या, बिना किसी को बिना सुने हुए सजा नहीं हो सकता, मतलब किसी का बिना पक्ष जाने हुए उसको पनिश नहीं किया जा सकता है, और कोई भी अपने केस में जज नहीं हो सकता। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। तो एनजीटी जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, ये सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता। मतलब बाकी सारे कोर्ट जो सिविल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उसके तहत काम नहीं करता है। इसको किसी भी केस को 6 महीने में सॉल्व करना होता है। तो ये था एनजीटी के बारे में। नेक्स्ट है कि मोर एरिया अंडर कॉटन क्रॉप दिस सीजन। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आ रहा है कि पंजाब और हरियाणा में जो फार्मर जो हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है चावल उगाने से। ठीक है, क्योंकि चावल में पानी बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए। ठीक है, तो उनको एक तरह से बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप, एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइस दिया जा रहा है कि आप कॉटन उगाइए। ठीक है, तो किस तरीके से, तो क्यों कि पानी बचाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कॉटन के बारे में देख लेते हैं। तो कॉटन वार्म क्लाइमेट में उगता है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इसके लिए सनशाइन चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डे, ये याद रखिएगा 210 फ्रॉस्ट फ्री डे। ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए। ब्लैक सॉइल में उगता है, लेकिन ब्लैक सॉइल के अलावा एलुवियम सॉइल में भी उगता है, खास करके गंगा सतलज के प्लेन में। ठीक है, इसलिए पंजाब और हरियाणा में कॉटन उगाया जाता है। गुजरात जो है इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, और इंडिया दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, लेकिन एक्सपोर्टर सबसे बड़ा यूएसए है। इंडिया जो प्रोड्यूस करता है तो उसका खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है घर में ही, मतलब इंडिया के अंदर ही। तो यूएसए जो है सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, अब हम लोग राइस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राइस के लिए क्या चाहिए, तो गुड रेनफॉल चाहिए, है ना, ज़्यादा पानी इसमें चाहिए, स्टैंडिंग वाटर चाहिए 100 से 200 मिलीमीटर का, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में उगता है ना, ट्रॉपिक वाले क्लाइमेट में उगता है। चाइना इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। ठीक है, तो ये था कॉटन और राइस के बारे में और न्यूज़। नेक्स्ट है कि यस बैंक के कोर्ट केस है ना, यस बैंक के केस में जो है राणा कपूर को अरेस्ट किया गया था ईडी के द्वारा। तो हम लोग ईडी के बारे में पढ़ लेते हैं। ईडी क्या है, तो ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो इकोनॉमिक क्राइम को देखता है। ठीक है, तो ईडी क्या है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बोलते हैं इसको, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। 1957 में इसको बनाया गया था, और इसका काम क्या है, तो इकोनॉमी लॉ को इन्फोर्स कराना और इकोनॉमिक क्राइम को फाइट करना। ऐसे इसका स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को, 1 मई 1956 को इसका स्थापना हुआ था इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में। ठीक है, 1 मई 1956 को इसका स्थापना हुआ था इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, लेकिन 1957 में इसका नाम बदल के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। ठीक है, और अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो अभी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, पहले 1956 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था। 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में बना था और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के में आता था। 1957 में इसका नाम बदल के ईडी कर दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ठीक है, ये दो जो है एक्ट उसमें डील करता है, एक है फेमा एक्ट 1999, इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो फेमा एक्ट 1999 और पीएमएलए 2002 दोनों में डील करता है। तो ये था ईडी के बारे में। नेक्स्ट डेंगू जेई स्ट्राइक्स एज असम बैटल्स कोविड-19। तो असम में जो है अभी डेंगू और जेई यानी जापानीज इंसेफ्लाइटिस को भी देखा गया है। तो डेंगू के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है जो ट्रॉपिकल डिजीज है, खास करके ट्रॉपिकल वाले एरिया में ज़्यादा होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण होता है। इसमें क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है, तो हाई फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, मसल एंड जॉइंट पेन्स। ये मच्छर काटने से होता है। तो मच्छर का नाम है ए एगिप्टी। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे एनोफिलीज होता है ना मलेरिया के लिए, उसी तरह से इसके मच्छर का नाम है एगिप्टी, ए एगिप्टी, इस तरह से। तो ये था डेंगू के बारे में। अब जेई के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस के कारण होता है, जेई वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होता है, फीवर भी रहता है इसमें। ये भी मच्छर के द्वारा ही फैलाया जाता था। तो ये था डेंगू और जेई के बारे में। नेक्स्ट, चाइना सजेस्ट शिफ्ट इन बीआरआई अप्रोच एमिड डेप्थ कॉन्सर्न। तो यहाँ पे बीआरआई के बारे में पढ़ना है हम लोग को। देखिए, सबसे पहले बीआरआई है कि यहाँ पे पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो आप सुने होंगे पहले एक सिल्क रूट हुआ करता था। ठीक है, पहले एक सिल्क रूट हुआ करता था, चाइना से ट्रेवल करता। उसी सिल्क रूट को दोबारा से बहाल करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, दोबारा से उसको
तो जो पुराना सिल्क रोड था उसको दोबारा से चालू करने के लिए एक चाइना के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था 2013 में, याद रखिएगा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव 2013 में लाया गया था। क्या है, नेटवर्क ऑफ रोड, रेल, ऑयल पाइपलाइन, पावर ग्रिड, पोर्ट, सब कुछ इसमें बनाना है, ठीक है। तो इसके तहत चाइना क्या करता है, इस तरह से आप देख सकते हैं ना कि रोड कनेक्ट कर रहा है यहाँ से, इस तरीके से ऐसे लगभग सारे कंट्री को ये कर रहा है, फिर इधर में बहुत सारा है, फिर इंडिया में भी है ना। तो ये इसका प्रोपोज्ड प्लान था चाइना का, ऐसा नहीं कि इतना जहाँ जहाँ मार्क किया वो ज्वाइन कर ही लिए, जैसे इंडिया ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इंडिया में कोलकाता और चेन्नई को मार्क किया हुआ। तो चाइना का ऐसा एक प्लान था कि समुद्र में भी रोड नहीं बनाएंगे, मतलब कि सी रूट डेवलप किया जाएगा, है ना, कि इस तरीके से बिजनेस होगा। यहाँ भी, इधर भी एक रोड बनाया जाएगा, जहाँ रेलवे बनाने का ज़रूरत है रेलवे बनाएंगे, है ना, जहाँ पोर्ट बनाना पड़ेगा तो पोर्ट बनाएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक प्लान था चाइना का, जिसमें कई देश शामिल भी हुए हैं, लेकिन इंडिया शामिल नहीं हुआ। इंडिया शामिल होने का मेन कंसर्न क्या है, इसका एक यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिया है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे एक कराची के पास निकलता है गवादर पोर्ट पे, ठीक है, एक CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, CPEC इसको बोलते हैं, CPEC भी बोला जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से है। तो ये जो है POK वाले रीजन से पास करता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का अपना कोई बॉर्डर नहीं है, वो POK वाले रीजन के कारण जुड़े हुए हैं। तो POK वाले रीजन से पास करता है, इसीलिए इंडिया चाइना को कहता है कि आप POK जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हमारा टेरिटरी है, तो उससे आप पास नहीं कीजिए। तो यदि CPEC को हटा दिया जाता है, मतलब CPEC यदि नहीं होगा, तो इंडिया का यही कंडीशन है कि CPEC को बंद कीजिए, हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को जुड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के सोवरेनिटी को खतरा पहुँचाता है, ठीक है, इसलिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में इंडिया शामिल अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में। इसमें याद रखिएगा सी रूट भी है, लैंड रूट भी है, और इसमें रोड भी बनाना है, रेल भी बनाना है, ऑयल पाइपलाइन भी बनाना है, पावर ग्रिड भी बनाना है, सीपोर्ट भी बनाना है, मतलब जो बनाना है वो बना सकता है, पैसा का कमी नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी जो है इसको रोका इसीलिए गया है क्योंकि चाइना एक लिमिटेड अमाउंट में पैसा देता है किसी देश को, ठीक है। चाइना बहुत ज़्यादा फाइनेंस इस पर कर रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा बजट है इसका, लेकिन कंट्री को भी, जिस कंट्री में सीपोर्ट बनेगा उस कंट्री को भी कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन उस कंट्री के पास अभी तो पैसा है नहीं, क्योंकि सारा जो कोविड-19 के कारण अभी सब कुछ बंद है और पैसा खर्च हुआ है पहले से, इसके कारण से अभी ये प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, वही इस न्यूज़ में था। नेक्स्ट, एक्सटेंड लोन्स विदाउट फियर ऑफ 3 C's। यहाँ पे 3 C's के बारे में बात किया गया। CBI 3 C किसको क्या, CBI, CBC और कैग को कहा गया, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई ऑफिसर लोन देता है, जैसे कोई बैंकिंग ऑफिसर है, किसी को बड़ा लोन दिया है ना, किसी फैक्ट्री को, लेट से मान लीजिए कि 100 करोड़ का लोन दिया, मान लीजिए कि 100 करोड़ का लोन वापस नहीं आता है, तो इस ऑफिसर पे इंक्वायरी बैठ जाता है, CBI का, CBC का या कैग का, कि कहीं ऑफिसर भी तो, मतलब कि ऑफिसर को पहले से पता तो नहीं था कि फ्रॉड करने वाला है और जानबूझ के लोन सैंक्शन कर दिया, इसको भी कुछ मिला होगा, है ना। तो इस तरीके से ऑफिसर को मतलब कि एक हैरेसमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण से कई ऑफिसर लोन सैंक्शन करना ही नहीं चाहते, वो क्यों टेंशन लेना चाहेंगे। तो निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनका अभी यही कहना है कि ये तीनों के डर के बिना जो है अब लोन सैंक्शन कीजिए, अभी जो है लोन बांटने की ज़रूरत है, क्योंकि कंट्री में प्रोडक्शन चालू कराना है, ठीक है। तो हम लोग 3 C के बारे में पढ़ लेते हैं। CBI के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। CBI का स्थापना कब हुआ था, तो 1941 में हुआ था, ठीक है। CBI का स्थापना 1941 में हुआ था। इसका मेन काम था, जो सेकंड वर्ल्ड वार चालू हुआ था 1939 में, उसके जो सप्लाई हो रहा था उसके लिए, सैनिक का कपड़ा, राशन, बंदूक वगैरह, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो रहा था। उसको जांच करने के लिए 1941 में CBI का स्थापना किया गया था। उस समय इसका हेडक्वार्टर था लाहौर में। इसको स्थापना करने के लिए एक लाया गया था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। उसके तहत CBI की स्थापना किया गया था 1941 में, हेडक्वार्टर था लाहौर में। लेकिन जब वॉर ख़त्म हो गया तो 1946 में ऐसा सोचा गया कि क्यों ना इसको हम परमानेंट रख देते हैं ना, कि एक ऐसा बॉडी बना देते हैं जो करप्शन से रिलेटेड जांच करेगा। तो 1946 में इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनाया गया ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत। याद रखिएगा, नए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नए स्टेचुटरी बॉडी है। तो CBI का स्थापना 1946 में हुआ था, ऐसा ही बोल सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर अभी न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस के तहत आता है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के तहत, ठीक है। यह था CBI के बारे में। CVC के बारे में लोग पढ़ते हैं। CVC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो ये भी CBI के जैसा ही है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इसका स्थापना हुआ था 1964 में, 1964 में, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था 2003 में। तो CVC कैसा बॉडी है, अभी स्टैट्यूटरी बॉडी है, CVC एक्ट 2003 के तहत, लेकिन इसका स्थापना 1964 में हुआ था। के संथानम कमेटी एक आया था, के संथानम कमेटी, ठीक है। के संथानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था 11 फरवरी 1964 को, 11 फरवरी 1964 को इसका स्थापना किया गया था CVC का। और इसके CVC को अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा CVC को अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को। और प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते हैं, तो उनको एक रिकमेंडेशन जाता है किसके द्वारा, तो PM
मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन, गृह मंत्री और पीएम, ये तीनों मिल करके एक आदमी को रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इसको सीवीसी अपॉइंट कीजिए, तो उसके बाद सीवीसी को अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीएजी के बारे में, कैग के बारे में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 याद रखिएगा, 148 से लेकर 151 तक कैग के बारे में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 148 के तहत कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या करता है, तो ऑडिट करता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर उसको ऑडिट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना कंपनी है, सरकारी कंपनी जो है, उसको भी ऑडिट करता है, उसमें जो खर्च वगैरह होता है उसको भी ऑडिट करता है। ये ऑडिट करके रिपोर्ट जो है साल भर में एक बार प्रेसिडेंट को देता है। ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है और गवर्नर को सौंपता है। याद रखिएगा, स्टेट का अपना कैग नहीं होता, एक ही कैग जो है उस स्टेट और सेंटर दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, तो अपना रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को देता है, गवर्नर को देता है, फिर प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा में उसको टेबल करते हैं रिपोर्ट को, और गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जगह देते हैं उस रिपोर्ट को। ठीक है, कैग की रिपोर्ट को फिर एग्जामिन किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए रॉ मटेरियल, कैग का जो रिपोर्ट होता है पीएससी के लिए रॉ मटेरियल होता है। पीएससी इसी पे जो कैग का रिपोर्ट को पढ़ के ही सरकार को घेरती है कि सरकार कहाँ पे पैसा बर्बाद किया है। ठीक है, तो पीएससी क्या होता है, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही हम लोग इसको न्यूज़ में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट में जान लीजिए। पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ट्रेडिशनली, मतलब कि एक परंपरा बन गया है कि विपक्ष पार्टी के नेता जो है इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो कैग के बारे में ये था। कैग का जो टेन्यूर होता है 6 ईयर होता है या 65 साल होता है, 6 साल या 65 साल। ठीक है, 6, 60 या 65 साल जो भी पहले हो जाए, 6 साल टेन्यूर या फिर 65 साल उनका एज। इनका जो है रैंक्ड होता है, जैसे होता है ना कि प्रेसिडेंट सबसे नंबर 1 पे आता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट 2, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जिसको बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर 3, इस तरीके से। तो 9th नंबर पे आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। कैग जो है 9th नंबर पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उसके हिसाब बराबर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी 9वें नंबर पे आते हैं और कैग भी 9वें नंबर पे आते हैं। तो इनका जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जज के समान हो जाते हैं कैग। ठीक है, तो ये था कैग के बारे में सब कुछ। तो 3C के बारे में लोग यहाँ पढ़ लिए। नेक्स्ट यहाँ पे कि फेज 1 ट्रायल एडिनो वायरस कोविड-19 वैक्सीन फाउंड सेफ। तो एक नया वैक्सीन का भी फेज 1 ट्रायल सक्सेस हुआ है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे mRNA 1273, है ना, USA के द्वारा किया गया था। इसका फेज 2 ट्रायल सक्सेस हुआ था, फेज 3 पे चल रहा है। ये जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिनो वायरस, ये जो वैक्सीन का नाम है या फिर इसका ऐसे नाम है AD5NCO भी इस तरीके से वैक्सीन का नाम है। इसका फेज 1 ट्रायल सक्सेस हुआ है, तभी ये पीछे है ना, अभी आगे चल रहा है mRNA 1273। ठीक है, और भी दुनिया में कई लेबोरेटरीज हैं जो अपने आप में एक तरह से कंपटीशन लगाई हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे डोमिसाइल रूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में 2 दिन पहले भी न्यूज़ में था। तो जम्मू एंड कश्मीर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 31 मार्च को एक नोटिफिकेशन लाया गया था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा वहाँ का डोमिसाइल माना जाएगा, इसके बारे में न्यूज़ था। तो इस पर काफ़ी विपक्ष पार्टी को भी, मतलब कि विपक्ष पार्टी का बहुत सारा गवर्नमेंट से शिकायत है। तो हम लोग देखते हैं किसको किसको वहाँ पर माना जाएगा डोमिसाइल, पहले वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हु हैज़ रिसाइडेड फॉर पीरियड ऑफ 15 ईयर, जो 15 साल से इस यूनियन टेरेटरी, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरेटरी में 15 साल से है, या फिर 7 साल तक पढ़ाई किया है ना, हु हैज़ स्टडीड फॉर पीरियड ऑफ 7 ईयर, और क्लास 10th और 12th का एग्जाम वहाँ से दिया है। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरेटरी के अंदर स्कूल है उसमें से दिया है। या फिर हु इज रजिस्टर्ड एज अ माइग्रेंट बाय द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन। तो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन के तहत यदि कोई माइग्रेंट के रूप में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा चिल्ड्रेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मेन दिक्कत यहीं पे हर किसी को है। चिल्ड्रेन ऑफ सेंट्रल ऑफिशियल गवर्नमेंट, मतलब कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर थे उनके बच्चे को। ठीक है, उसके बाद फिर है इंक्लूडिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब कौन से किस तरह के सर्विस, तो ऑल इंडिया सर्विस, पब्लिक सेक्टर यूनिट सरकारी कंपनी में, ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सेंटर, पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑफिस ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस सब में जो काम कर रहे हैं, यदि उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और 10 साल से रह रहे हैं तो डोमिसाइल के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि कोई IAS था जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, उसका बेटा यदि 10 साल वहाँ रह जाता है तो जम्मू कश्मीर का नागरिक बनने का अधिकार वो हो गया है। ठीक है, इसके अलावा उस पर भी लागू होगा जो जम्मू एंड कश्मीर के पहले थे लेकिन अभी किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो उनके बच्चे को भी जम्मू एंड कश्मीर का जो है सिटी, मतलब कि डोमिसाइल बन जाएगा, आवासीय बन जाएगा, आम भाषा में ऐसा बोल सकते हैं। या फिर जैसे पहले क्या रूल था आर्टिकल 370 के कारण कि जम्मू कश्मीर की कोई लेडीज रहती थी, है ना, कोई महिला यदि जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी तो उसके बच्चे को जम्मू कश्मीर का नागरिकता नहीं मिलता था और इस लेडीज़ को भी जम्मू कश्मीर का नागरिकता छीन जाया जाता था। ठीक है, तो उसको हटा दिया गया है। तो यह बताया गया है कि हु मैरिड नॉन लोकल टू अप्लाई जॉब्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए, मतलब अभी जो पाकिस्तान है वहाँ से जो रिफ्यूजी आए थे
और फिर वहाँ के जो ऐसी लेडीज जो नॉन लोकल से मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर शादी की थी, उनके बच्चे को भी वहाँ पे अब डोमिसाइल बन सकता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। और हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए डेट तय किया था कि 15 दिन में बनाना है, यदि 15 दिन में नहीं बनेगा तो उस ऑफिसर पे 50,000 रुपया फाइन लगेगा, जो उसके सैलरी से काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है कि बाइसिकल गर्ल ज्योति टर्न डाउन ऑफर फ्रॉम साइकिल फेडरेशन। तो एक लड़की थी, बिहार की थी, जो गुड़गांव से मतलब कि गुरुग्राम से जो है हरियाणा में जो है वहाँ से बिहार तक आई साइकिल से अपने पिताजी को लेकर के, और एक लगभग 1300 किलोमीटर। तो साइकिल फेडरेशन के द्वारा कि इसको एक ऑफ़र दिया गया था, है ना, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि आके यहाँ ट्रेनिंग ले नेशनल साइकिल एकेडमी कमेटी में, लेकिन उस ऑफ़र को ठुकरा दिया गया था। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना 1946 में हुआ था, इतना याद रखिएगा, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 में बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यू स्पेसीज फाउंड इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में नया स्पेसीज फाउंड किया गया, 3 प्लांट नया फाउंड किया गया है। तीनों प्लांट को आप यहाँ देख सकते हैं, एक का नाम है यूगेनिया, एक का नाम है सेरिसियस और है नर्वोसम। ठीक है, तो ये आई थिंक साइंटिफिक नेम है सबका। ठीक है, तो ये तीनों जो है एडिबल फ्रूट के कैटेगरी में आते हैं, तीनों एडिबल फ्रूट हैं। ठीक है, कोई एप्पल है, एक कोई कस्टर्ड एप्पल है, एक रोज एप्पल है। ठीक है, ये वाला रोज एप्पल है, कस्टर्ड एप्पल है। तो इस तरीके से है। तो हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बारे में जान लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट जो है वो 6 स्टेट में आता है, याद रखिएगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। वेस्टर्न घाट 6 स्टेट में कौन है? गुजरात से चालू कीजिए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तमिलनाडु में भी वेस्टर्न घाट है, तमिलनाडु में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों में है। ठीक है, तमिलनाडु में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों है, याद रखिएगा। तो 6 स्टेट आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए 2 कमेटी सेटअप किया गया था, एक का नाम था गाडगिल कमेटी, एक का नाम था कस्तूरी रंजन कमेटी। ठीक है, तो याद रहे, यदि क्वेश्चन में आता है कि गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी किसी से रिलेटेड है, तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। पूरे दुनिया में 35 हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट कहने का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है, बहुत सारे तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो पूरे दुनिया में 35 हॉट स्पॉट है, जिसमें 4 इंडिया में है। ठीक है, तो 4 इंडिया में कौन कौन है? तो एक वेस्टर्न घाट है, इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। एक वेस्टर्न घाट है, हिमालयज माउंटेन, इंडो बर्मा माउंटेन, इंडो बर्मा वाला जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ना, हिमालय के भी ऐसे मतलब हिमालय भी और हिमालय का जो इधर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो भी, तो वो 2 हो गया। उसके अलावे एक सुंडा लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो सुंडा लैंड कौन से एरिया को बोलते हैं? तो अंडमान निकोबार के वाले जो एरिया है, ठीक है, उसको सुंडा लैंड बोला जाता है। तो कौन कौन हो गया? वेस्टर्न घाट, हिमालयन माउंटेन्स, इंडो बर्मा और सुंडा लैंड। सुंडा लैंड बोलते हैं अंडमान निकोबार का नीचे वाला एरिया, और श्रीलंका वाला कुछ एरिया को बोला जाता है सुंडा लैंड। ठीक है, तो 4 हॉट स्पॉट इंडिया में है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है, याद रखिएगा, अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है। अब हम लोग बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 13 फरवरी 1890 में। 1890 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और इसका काम क्या है? तो रिसर्च एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। ठीक है, जिस नाम से ही पता चल रहा है। तो 1890 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। तो ये था इस न्यूज़ से। तो इसी के साथ आज का न्यूज़ डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।